हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड शिक्षक आचार्य हिंदी पेपर 2 से संबंधित अगले वीडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सहर्ष स्वीकारा है कविता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चलिए गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय से आरंभ करते हैं। देखिए, सहर्ष स्वीकारा है कि लेखक का नाम है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में। तो कहाँ हुआ था? तो शिवपुर गांव में हुआ था, ग्वालियर जिला एमपी में। ठीक है, 13 नवंबर 1917 याद रखिएगा। इनका मृत्यु हुआ था 11 सितंबर 1964 में। ठीक है, तो यहाँ पास जन्म तिथि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 13 नवंबर 1917। कहाँ पास? तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट याद रखिएगा, ग्वालियर और एमपी। ठीक है, इन्होंने 20 वर्ष की उम्र से ही बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी का काम किया। यानी कि इनका जो 20 वर्ष जब उम्र हो गया था ना, तभी पढ़ाना शुरू किए थे। तो सबसे पहली बार शिक्षा इन्होंने कहाँ दिए थे? तो बड़नगर मिडिल स्कूल में शिक्षा दिए थे। और उसके साथ साथ उज्जैन, कोलकाता, सुजलपुर, इंदौर और मुंबई, जबलपुर, बेंगलोर, बनारस और राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी और पत्रकारिता का कार्य इन्होंने किया है। तो किसने? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने। आमतौर पर मुक्तिबोध की कविता लंबी होती है और उन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी है उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है। देखिए, आमतौर पर जो गजानन माधव मुक्तिबोध का कविता होता था बहुत लंबा होता था, लेकिन कुछ इनका छोटा भी कविता है। तो उसमें से जो सबसे छोटा है ना, वो है सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सहर्ष स्वीकारा का मतलब होता है खुशी खुशी स्वीकार करना। सहर्ष स्वीकारा है का मतलब क्या होता है? तो खुशी खुशी उसको स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सभी भावों को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। मतलब आम व्यक्ति के जीवन में कोई भी सुख दुख आ रहा है, संघर्ष आ रहा है, अवसाद आ रहा है और उनके जीवन में कुछ यदि उठापटक आ रहा है, तो उन सारे चीज़ों को स्वीकार करने का ये प्रेरणा देती है यह कविता। ठीक है, चलिए तो सहर्ष स्वीकारा है हम लोग कविता अब आरंभ करते हैं। देखिए, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार विभव सब, दृढ़ता है यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। ठीक है, अब देखिए इन सारे लाइनों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि बताना चाहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, मतलब कवि के जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ था उसे मैंने खुशी से स्वीकार किया है। तो उसे कवि ने कैसे स्वीकार किया है? तो खुशी पूर्वक स्वीकार किया है। दुख या सुख, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी मिला, उसे मैंने अपनाया है। कवि कविता के लाइन के माध्यम से बताना चाहता है कि कवि के जीवन में जो कुछ भी उसको मिला है, या सुख मिला है या दुख का लम्हा मिला है, कवि ने उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है। ठीक है, जो कुछ भी जीवन में मुझे प्राप्त हुआ है, वास्तव में वह सब कुछ तुम्हारा यानी कि प्रेरणाकर्ता का ही है। ठीक है, चलिए, जिसने मुझे जीवन को जीने की क्या देती है? तो प्रेरणा देती है। ठीक है, अब देखिए, आदमी का जीवन जो है ना, वो दूसरे व्यक्तियों से यदि प्रेरणा लेकर के जिएगा तो अपना दुख भी उसके दुख से उसको कम लगेगा। ठीक है, तो एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के जीवन जीने में थोड़ी सी आसानी होती है दोस्तों। ठीक है,
गर्वयुक्त गरीबी और गरीबी में मिले समस्त अनुभव, मेरे विचार रूपी वैभव, मेरा हर परिस्थिति में दृढ़ बने रहना, मेरे अंदर के भावों की बहती सुंदर नदी को ये दर्शा रही है। जैसा कवि जो है ना वो हर भाव में समान शांत रहता है, तो उसके अंदर जो भावना की नदी जो बह रही है ना उसको दर्शाता है वह। यह बिल्कुल वास्तविक एवं सत्य है कि यह सब कुछ जो मुझे प्राप्त हुआ है वह सब मैंने खुशीपूर्वक स्वीकारा है, मैंने खुशी से उसको अपनाया है। क्योंकि जो कुछ भी दिखाई देता है या दृष्टि से दूर है सब तुम्हारी ही क्या है, संवेदना है। यही संवेदना मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। कभी अपने प्रेरक व्यक्तित्व यानी कि माता, बहन, प्रेमिका या पत्नी को भुला नहीं सकता। जो संवेदना मिल रहा है ना उसी से उनको याद कर रहा है, उनको भुला नहीं सकता है। और जीवन में सब कुछ जो उसे प्राप्त है उसका श्रेय अपने प्रेरक को ही देना चाहता है कभी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं। देखिए कवि इन लाइनों के माध्यम से कहना चाहता है कि तुमसे मेरा ना जाने क्या रिश्ता है, तुमसे मेरा माँ, पत्नी, प्रेमिका या बहन इनमें से कोई संबंध तो जरूर है। जितना भी मैं तुम्हें भुलाना चाहता हूँ उतना ही मेरा हृदय तुम्हें अधिक याद करता है। मेरे दिल में तुम्हारी यादों का झरना बहता है, ऐसा लगता है मानो मीठे पानी का झरना हो। ठीक है, कभी जो है ना वो अपने बीती हुई बातों को याद करता है और उन यादों के जरिए अपनी जो है ना वो याददाश्त को ताज़ा करता है। फिर भी वो क्या है, वो खुश है, अपनी बीती हुई बातों से भी वो खुश है। ठीक है, तुम यद्यपि ऊपर हो, मुझे छोड़कर जा चुकी हो, किंतु मेरे अंदर तुम्हारी यादें बसी हुई है। जिस प्रकार धरती पर सारी रात मुस्कुराते चांद की चांदनी प्रकाशित होती है, वैसे ही मेरे हृदय में भी तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा समाया हुआ है। देखिए कभी यहाँ पास अपनी जो स्थिति की जो तुलना है ना वो चांद की चांदनी जो धरती पर पड़ रही है ना उससे किया है कि जिस प्रकार चांद की शीतल जो चांदनी है वो धरती पर रात भर पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो चेहरा है, मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है वो मेरे दिल में क्या है, तो समाया हुआ है। वास्तव में मैं तुम्हें चाहकर भी भुला नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। इसके लिए चाहे तुम मुझे दंड करो, दंडित दो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे इसके बाद कि मैं उस दंड को भी उसी तरह सहन कर लूँगा जैसे दक्षिणी ध्रुव अंधकारमय अमावस्या के अंधेरे को शरीर, चेहरे और हृदय में महसूस करता हूँ, यहाँ तक कि उसी में आत्मसात्य हो जाऊँगा। ठीक है, जो भी वो कवि याद कर रहा है उसी में। कवि का अभिप्राय यह है कि वह अपने प्रणेता को चाहकर भी भूल नहीं सकता है, उसके न भुलाने का दंड सहन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्ट आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर है अक्षम अब हो गई आत्मा यह
छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। देखिए, कवि कहते हैं कि मेरे मन में तुम्हारी यादों का सुंदर उजाला है, अर्थात तुम्हारी मनमोहक यादें मेरे मन को ढके हुए हैं। जिससे कवि प्रेरणा ले रहा है ना, तो उसी से रिलेटेड याद के बारे में बता रहा है। ठीक है, तुम्हारी ममता भरी यादों को भुलाया नहीं जा सकता, उन्हें भुलाने का दर्द सहा नहीं जा सकता है। तुम्हारी ममता की कोमलता भरे एहसास मेरे हृदय को हमेशा उद्वेलित करते हैं। मेरी आत्मा तुम्हें भुला देने में अत्यंत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। मैंने कवि जो है ना, अपने प्रेरणा को बिल्कुल भी भुलाना नहीं चाहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तुम्हें भुलाने से मेरी छाती कितना छटपटाएगी, यह भय मेरे हृदय में पैदा हो गया है। तुम्हारी यादें मुझे बहलाती और प्रेम से सहलाती है। तुम्हारा अपनापन मैं सदैव महसूस करता हूँ, यह यादें मुझे सहन नहीं होती है। चाह कर भी मैं तुम्हें भुला नहीं सकता, तुम्हारी ममता की याद सदैव मुझे रहती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, बीवरों में धुओं के बादल में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि इन लाइनों के माध्यम से कहना चाहता है कि तुम मुझे अपने को भुला न पाने का दंड दो। मैंने कवि चाहता है ना कि प्रणेता को बिल्कुल भी ना भूले, ऐसा दंड जिसमें पाताली गुफाओं के अंधकार में गुम हो जाऊं या धुएं भरे बादलों में बिल्कुल छिप जाऊं, लेकिन वहाँ भी मुझे तुम्हारा ही सहारा है। वो प्रेरणा को इस कदर मानता है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होगा या जो मेरा होने की संभावना भी है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा का ही परिणाम है। तुम्हारे कार्यों का ही प्रेरणा से ही यह सब कुछ मेरे लिए संभव हो सका है। अभी तक मेरे जीवन में जो कुछ था अथवा जो कुछ वर्तमान में मेरे पास मौजूद है, उसे मैंने खुशी से स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वह सब कुछ तुम्हें भी अवश्य की प्यारा है और तुम्हारी प्रेरणा का ही यह परिणाम है। अब आगे हम लोग इस चैप्टर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, और पहला ऑप्शन है 1917 में, दूसरा 1919 में, तीसरा 1921 में और चौथा 1915 में। तो मुक्ति बोध का जन्म हुआ था 1917 में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि सहर्ष स्वीकारा है किसके द्वारा लिखा गया है। सहर्ष स्वीकारा है किसके द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा, निराला के द्वारा, आलोक धनवा के द्वारा या मुक्ति बोध के द्वारा। तो ये चैप्टर लिखा है मुक्ति बोध के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। मुक्ति बोध का जन्म जो है कहाँ हुआ था। उज्जैन में हुआ था, जबलपुर में हुआ था या ग्वालियर में या भोपाल में। तो मुक्ति बोध का जन्म हुआ था ग्वालियर में। ठीक है, चलिए आगे है। किसके हृदय में कोमल बादल विद्यमान है, ईर्ष्या के, अपेक्षा के, ममता के या कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे है कि ममता के बादल से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। शरद के बादल या समयानुकूल अपनत्व की भावना या बारिश के बादल या जीवन की समस्या। ठीक है, तो यह है समयानुकूल अपनत्व की भावना। छठा है कि पिराना का अर्थ क्या है। ठीक है, इस कविता में पिराना का अर्थ क्या है। तो पिराना का अर्थ है इसमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे है कि कवि समस्याओं तथा परिस्थितियों को सहर्ष
क्या किया है, तो स्वीकार किया है, हटाया है, या बहकाने का काम किया है, ठुकराने का काम किया है, तो उसको स्वीकार किया है। आगे है कि मुक्ति बोध द्वारा रचित एक साहित्यिक डायरी, ठीक है, एक साहित्यिक डायरी कैसी रचना है, ठीक है, यह कैसी रचना है, संघात्मक है, आलोचनात्मक है, भावपूर्ण है, या नकारात्मक है, तो भावपूर्ण है, सॉरी कैसा है, तो आलोचनात्मक है, ठीक है, आलोचनात्मक रचना है। आगे देखिए, आगे है कि झरना कहाँ बहता है, झरना जो है वह कहाँ बहता है, ठीक है, कविता के अनुसार बताना है कि झरना कहाँ बहता है, हृदय में, पर्वत में, गांव में, या आंखों से, तो हृदय में, ठीक है। चलिए आगे है कि लोक जीवन के जासूस की संज्ञा किस कवि को दिया गया है, जयशंकर प्रसाद को, निराला को, कबीर को, या मुक्तिबोध को, तो मुक्तिबोध को। आगे है 11 नंबर का प्रश्न कि कवि ने समस्याओं तथा विपत्तियों को कैसे स्वीकारने की बात कही है, निर्भयता से, सहर्ष से, रोते रोते, या डरपूर्वक, ठीक है, तो कैसे स्वीकारने की बात बोले हैं, तो सहर्ष से, ठीक है, चलिए साहसपूर्वक। आगे देखिए खुशी खुशी उसको स्वीकार करने का बात कहा गया, ठीक है। आगे देखिए मुक्तिबोध की रचनाएं किस भाषा की संरचना से प्रभावित हुई है, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, या मराठी, ठीक है, तो किस प्रकार की भाषा से, तो मराठी संरचना वाली भाषा से प्रभावित हुई है। कविता के अनुसार जल कहाँ अनवरत प्रवाहित होता है, झील में, झरने में, नदी में, या समुद्र में, ठीक है, तो कहाँ, झरने में। मुक्तिबोध का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है, मुक्तिबोध का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो एमपी में हुआ था, हम लोग शुरू में देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मुक्तिबोध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, ठीक है, तो हुई थी 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे है कि कवि ने तुम कहकर किसे संबोधित किया है, स्वयं को, प्रेयसी को, सामान्य जन को, या किसी को नहीं, ठीक है, तो तुम कहकर अपने आप को यानी कि स्वयं को संबोधित किए हैं। मनुष्य को सहर्ष क्या स्वीकारना चाहिए, ठीक है, हर्ष, शोक, सुख, दुख, संघर्ष, अवसाद, या सभी, तो सभी चीज को स्वीकार करना चाहिए। आगे है मुक्तिबोध की किस रचना में सहर्ष स्वीकारा है जो है वो लिया गया है, किस रचना से ये लिया गया है, तो ये लिया गया है भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है। आगे है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को, ठीक है। मुक्तिबोध द्वारा रचित काठ का सपना किस प्रकार की रचना है, ठीक है, किस प्रकार की रचना है, तो ये कथा साहित्य है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, इससे आपको पीडीएफ से बाद में पढ़ने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।